हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने चैप्टर में जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या कंपनी का कैसे पंजीकरण कराते हैं, इससे संबंधित चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वीडियोस के आगे ही हम लोग बढ़ रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंतर नियमों की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो, जमा किए जाने वाले प्रलेख क्या क्या होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जो जिनको सबमिट करना होता है किसके पास, जो रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार वो जहां पर हम लोग कंपनी से को रजिस्टर कराने के लिए, पंजीकृत कराने के लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट जिसके पास जमा करते हैं वही हमारे कंपनी रजिस्ट्रार हैं। अब उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाने चाहिए, इसमें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। संस्थापन प्रलेख बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो, प्रलेख का मतलब ऐसा होता है जो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है। पहले तो एकदम बिल्कुल क्लियर, प्रलेख लेख आ ही रहा है तो रिटन है वो चीज, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखा था कि जो संस्थापन प्रलेख है वही मेन डॉक्यूमेंट रहता है सारे लोगों के जो भी साथ में आने का, और उसमें क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे के जो डॉक्यूमेंट्स उनकी बात करते हैं, तो देखिए, कंपनी के अंतर नियम को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहां पर मेरा पहले भी जैसे सजेशन था वही अभी भी है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, कभी भी कंपनी के अंतर नियम नहीं कहे जाते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हम लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि इन डॉक्यूमेंट्स का इंग्लिश में नाम क्या रहता है वो भी आप समझते रहिए। जैसे संस्थापन प्रलेख नहीं बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, एमओए बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसी को, एमओए। अच्छा, ठीक है। कभी कभी हमारा देश किसी दूसरे के देश के साथ कुछ कुछ साइन करता है तो उसको एमओयू भी बोल देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हिंदी के अखबार आते हैं ना, उसमें भी एमओयू लिखा रहता है, ठीक है। उसमें वो ऐसे लिख देंगे, ज्यादा होगा तो एम ओ यू, और ये डॉट भी नहीं लगाते, कई बार डॉट हटा करके सीधा लिख देते हैं एमओयू साइन किया गया। तो इन सारे टर्म्स को हमें, इतनी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें इंग्लिश में भी समझते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो जो कंपनी के आंतरिक मामले हैं उनके प्रबंधन से संबंधित होते हैं। तो क्या होता है इनका, कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित होते हैं ये सारे नियम, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, जो हमारा संस्थापन प्रलेख था, उसके ये सहायक नियम हैं, ये सहायक हैं। तो अगर ये सहायक हैं तो क्या ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, यानी कि संस्थापन प्रलेख को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो इनमें जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन की बातें लिखी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट चला जाए। उनमें जो बातें कही गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेसिक हैं, ज्यादा फंडामेंटल है, ठीक है। और ऐसे ही उनमें कही गई बातों का जो दायरा होगा, उस दायरे को हम जरा डिफाइन करते हुए यहाँ पर चीजें लिख पाएंगे, हम निटिग्रिटीज में जा पाएंगे, डिटेल्स में जा पाएंगे, लेकिन उनके दायरे के बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो दूसरी जो बात आती है इंपॉर्टेंट क्या आती है कि क्योंकि ये सहायक नियम है, क्या है ये, सहायक नियम है, इसी वजह से संस्थापन प्रलेख के विरोध में नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। साथ में संस्थापन प्रलेख द्वारा बनाया गया जो दायरा है उसके बाहर भी नहीं जाएंगे, ये सीमा में रह करके काम करेंगे। किसकी सीमा में? जो हमारे संस्थापन प्रलेख यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने बना दिया है। अच्छा, अब समझिए, एक चीज इसमें और आती है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 का, पहले 1956 वाला था, अभी इसको संशोधित करके जब 2013 में बनाया गया, तो उसमें जो हमारी इंडेक्स आती है, अनुसूची पहली है, उसमें FGHIJ, ये इसके तहत प्रारूप बनाया जा सकता है किसका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। तो होता क्या है, इसकी जो पहली अनुसूची है उसमें FGHIJ, इनमें जो प्रारूप है उसके अनुसार हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बोल रहा हूं मैं, बनाएंगे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी अपने हिसाब से भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकती है। तो वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएगी वो इन में दिए गए प्रारूप के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर क्या बात है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें बताई गई हैं कंपनी से संबंधित, उनके विरोध में नहीं जाएगा। यहां पर दूसरी बात है कि उसका प्रारूप किस तरह का होगा, क्या ये सारे क्लॉजेस बनाकर क्या सीधा सीधा भर के जो हमें कंपनीज एक्ट में दे रखा है वहां पे सीधा सीधा भर करके बना सकते हैं, हम अलग से भी बना सकते हैं। तो वहां पर वो प्रारूप मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बातें कही गई हैं उनके विरोध में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बात है कि आमतौर पर आप सीधे सीधे अगर बना रहे हो तो यहाँ पर आपको एक प्रारूप दे रखा है, और इसमें क्या हो जाता है कि इस प्रारूप के अनुसार आप बना सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, किंतु कंपनी स्वतः अपने अंतर नियमों को बनाने के लिए स्वतंत्र है, भले ही वो FGHIJ के अनुसार ना हो, जो इनका प्रारूप है उसके जैसा हो या ना हो,
ठीक है, तो प्रारूप की बात नहीं पड़ती। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे किससे संबंधित आ गए थे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। आखिरी बात समझ में। अच्छा, अब चलते हैं अगले दस्तावेज के लिए। जो अगला दस्तावेज इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रजिस्ट्रार को देने के लिए। तो यहां पर प्रस्तावित निर्देशक लिखा हुआ है। देखो, निर्देशक और निदेशक दोनों ही बोला जाता है। निर्देशक तो उसमें रा उड़ा देते हैं जैसे उड़ाया हुआ है, और इसको निदेशक ही बोलते हैं। कंपनी के महानिदेशक है ना, तो निदेशक भी बोलते हैं। जैसे कंपनी में भी डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको भी निर्देशक बोला जाता है। तो दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, यहाँ पे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखा हुआ है प्रस्तावित। प्रस्तावित का मतलब क्या है, जो बन जाएंगे कल को। क्यों, अभी तक तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो जब कंपनी ही नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर को के लिए प्रस्तावित किया गया जिन लोगों को, उनकी सहमति चाहिए होती है। ठीक है, क्या बात है, अभी कोई डायरेक्टर तो है नहीं क्योंकि कंपनी नहीं है। जब कंपनी नहीं तो डायरेक्टर कैसे होगा। लेकिन उस कंपनी को बनाने से पहले भी उसके जो प्रस्तावित डायरेक्टर्स हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या चीज मांगी जाती है, वही है कि रिटर्न एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें उन लोगों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। अब कंपनी के निर्देशकों की क्या जिम्मेदारी होती है, पहली बात तो एक निर्देशक के रूप में उनका जो भी काम होगा उस काम को करेंगे, ये उनसे मांगा जा रहा है, तो उनसे उनके साइन चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा, उनके हस्ताक्षर मांगे। तो निर्देशक के पद पर कार्य करने की जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन करेंगे। दूसरा, कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हम लोगों ने बात की, कंपनी के अंतर नियमों में ये भी लिखते हैं हम लोग कई बार कि हर डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए कितने शेयर्स खरीदना आवश्यक है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि कम से कम आपके पास इतने शेयर्स होंगे तब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिस सीट मिलेगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में। बाकी तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अलग बात हो जाती है, मैं आगे बताऊंगा कभी। तो ऐसे में क्या है कि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप वो शेयर्स खरीदोगे, उसके लिए भुगतान करोगे, आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक, तो ये भी कंडीशन होती है। इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाता है कि प्रस्तावित निर्देशों की सहमति होती है, निर्देशक के पद पर कार्य करने, अंतर नियमों में वर्णित योग्यता अंश खरीदने एवं उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आ गई बात समझ में। अच्छा, सिंपल डॉक्यूमेंट है कि भाई आप निर्देशक बनोगे, आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करोगे, वो साइन करा लिया। अगला जो आता है समझौता, एग्रीमेंट। अब कंपनी किसी एक इंडिविजुअल के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकती है, किस बात का, कि हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे, या हम आपको फुल टाइम डायरेक्टर बना देंगे, या आप हमारी कंपनी के मैनेजर होंगे, प्रबंधक होंगे। तो क्या क्या मैंने बोला, या तो आप फुल टाइम डायरेक्टर होंगे यानी कि पूर्णकालिक निदेशक हो गए, या फिर आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब प्रबंध निदेशक हो गए, या फिर आप हमारे मैनेजर हो गए, प्रबंधक हो गए। तो जिस इंसान से भी ये समझौता किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी भी बनी नहीं है, तो वो समझौता भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जाता है। किसके साथ, रजिस्ट्रार के पास। जिस इंसान के साथ वो समझौता किया गया तो वो समझौता जमा कराना आवश्यक होता है। तो क्या होता है, कंपनी द्वारा प्रस्तावित, यहां भी प्रस्तावित है। ठीक है, जैसे यहां पर प्रस्तावित निर्देशक थे, क्यों, क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है। तो प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति जिसके साथ कंपनी के प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर पूर्णकालीन निदेशक, आपका फुल टाइम डायरेक्टर, और या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के तौर पर समझौता किया जा रहा है, तो उस समझौते को हम जमा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली जो बात आती है वो आता है डिक्लेरेशन। ठीक है, आप लोग भी कोई फॉर्म भरेंगे किसी नौकरी के लिए, किसी कॉलेज के लिए, तो उसमें लास्ट में डिक्लेरेशन होता है कि मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो सही है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में जितना मुझे पता है उस हिसाब से, मैं कुछ भी गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं। ऐसे ही यहां पर जो होती है, एक वैधानिक घोषणा की जाती है कंपनी पंजीकरण कराने के समय कि हम लोगों ने जो भी आपकी आवश्यक जानकारी थी वो सारी जानकारी दी गई है, पंजीयन प्रक्रिया के लिए जो जो चीजें चाहिए थी हमने वो सारी चीजें दे दी हैं, और इसको फिर साइन किया जाता है। तो साइन करने वाला कौन होगा, सोचिए। आप सोचेंगे कि जो लोग कंपनी के प्रस्तावित डायरेक्टर्स हैं वो लोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। ये वो प्रोफेशनल लोग हैं जो लोग इस प्रक्रिया में मदद कर रहे होते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। ऐसे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करने वाला कोई लॉयर, एडवोकेट की बात कर रहा हूं यहां पर, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको अधिकृत माना जाता है कि वो भी यहाँ पर साइन करके दे देंगे। लेकिन सिर्फ उनके साइन से नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अकेला साइन किया हुआ है, अभी कंपनी के लोगों को भी तो साइन आ जाए। तो कंपनी की तरफ से कौन कर सकता है, तो कंपनी का कोई डायरेक्टर है उसके साइन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कंपनी का जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो भी साइन कर सकते हैं, या फिर कंपनी में कोई सेक्रेटरी है वो साइन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, दो ग्रुप्स बनते हैं, दो लोगों के साइन की जरूरत होती है, दो तरह के लोगों की। ठीक है, पहले में कोई वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, और दूसरे में अंतर नियमों में नामित, ये जो मैंने बोला था वही है कि अंतर नियम मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिनका नाम लिखा हुआ है, उनमें से कोई या निदेशक हो,
या फिर उनमें से कोई प्रबंधक है या फिर कंपनी सचिव है, वो भी साइन करेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक प्लस इनमें से कोई एक, इनमें से लोगों ने कर दिया तो मान लिया जाएगा। और उसमें क्या होता है, घोषणा किस बात की होती है कि पंजीयन संबंधी सभी वैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं, इसकी घोषणा होती है। तो सब कुछ खत्म हो गया क्या? सब कुछ हो गया, अंत में आया पैसा, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया यहाँ पर भी आता है, फीस का भुगतान की जाता है। तो आपने जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो उसकी फीस होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। वो डिपेंड करती है कि किसी भी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। किस पर डिपेंड करती है? ऑथराइज्ड कैपिटल की। और वहां पर भी फिर भी मतलब नॉमिनल अमाउंट ही होता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के हिसाब से क्या हो जाता है, कंपनी का पंजीकरण कराने के हिसाब से रसीद वो फीस दी जाती है, तो वो फीस भी हो जाती है। अच्छा, तो ये सारे क्या हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की, तो उसके बाद इसमें हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए जिसमें जो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें जमा करने होते हैं। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब बात आती है प्रमोटर्स की, कि प्रमोटर्स का क्या रोल होता है, उसको देखते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।